हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हमारी क्लास 2 दिन से आपने देखी नहीं होंगी। आज हम एल्काइल हैलाइड की नवी क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें एक मेथड और बचा हुआ है बनाने का। उसको हम ले लेते हैं फ्रॉम प्राथमिक एमीन। तो 6th मेथड है ये हमारा। 5 मेथड हमने अब तक एल्किल हैलाइड को बनाने के देख लिए थे। 6th मेथड है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं? तो प्राथमिक एमीन बेटा होते हैं जिसके अंदर एल्किल ग्रुप से NH2 समूह जुड़ा होता है। उनको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमाइन, जिनमें NH2, ये नहीं है कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जिनमें NH2 होना जरूरी है, उन्हें हम प्राथमिक एमीन्स बोलते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया में हम टिल्डेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं। तो ये टिल्डेन अभिकर्मक होता है NOCl। इसको क्या बोलते हैं? टिल्डेन अभिकर्मक। ये टिल्डेन अभिकर्मक है। तो ये अभिक्रिया का नाम हो जाता है रिएक्शन विद टिल्डेन रिएक्जेंट। इसमें अब अभिक्रिया कैसे होती है? तो बेटा ये वाला बॉन्ड एक तो ब्रेक होता है और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। NO इधर लग जाता है और C इधर लग जाता है Cl। तो क्या बन गया इससे प्रोडक्ट? एक तो RCl बन गया और एक N2 बन गया और एक H2O बन जाता है। तो एल्किल क्लोराइड इस विधि से भी निर्मित किए जा सकते हैं। एल्काइल क्लोराइड इस विधि से भी निर्मित किए जा सकते हैं। ये अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी अभिक्रिया। तो ये लास्ट एंड फाइनल अभिक्रिया थी हमारी प्राथमिक एमीन से एल्काइल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, मिटा दो। ये लास्ट अभिक्रिया है, ख़त्म हो गई बनाने की विधियाँ। तो ये आज हमने एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ समाप्त कर ली हैं। अब हम इसके भौतिक गुणों पर को देखते हैं। भौतिक गुणों से हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेटा भौतिक गुण इसके हम देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने बताया था आपको कि एल्केन में हमने जिस तरह से कुछ गुण पढ़े थे वैसे ही यहाँ हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बनते हैं। तो पहला तो है ध्रुवीय प्रकृति। पोलर नेचर।
पोलर नेचर के अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। पोलर नेचर तो ध्रुवीय प्रकृति का मापन या निर्धारण द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट से होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से दिखाते हैं, का मापन तो ध्रुवीयता का मापन, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, ध्रुवीयता का मापन, ध्रुवीयता यानी ध्रुवीय प्रकृति का मापन करता है। तो ध्रुवीयता का मापन कौन करता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, जिसका म्यू का सूत्र होता है म्यू इंटू म्यू इक्वल टू, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, Q इंटू डी। Q होता है यहाँ आवेश और D होता है डिस्टेंस बिटवीन द CX बॉन्ड। ठीक है, अगर हम ले तो अब यहाँ इसका मात्रक भी आप ध्यान रख लेना। मात्रक होता है कूलाम इंटू Q का तो हो गया कूलाम इंटू मीटर और स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर, ये आपके इसका मात्रक है। ठीक है, अब अपन इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं, इसको डेवाई में भी व्यक्त करते हैं। डेवाई में भी इसको व्यक्त किया जाता है, किसको? द्विध्रुव आघूर्ण को। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर, ये तो मात्रकों की बात हुई, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो भी लिख लो। पहला क्वेश्चन तो एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति को समझाइए। तो CX ये एल्किल हैलाइड है, इसमें कार्बन sp3 होता है, sp3 और X बॉन्ड होता है। हमने बताया था एल्काइल हैलाइड में हैलोजन सीधे ही sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो CX बंद ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तब क्योंकि हैलोजन यानी X की विद्युत ऋणता sp3 संकरित कार्बन की तुलना में अधिक होती है। ये लॉजिक है कि भाई क्यों होता है, क्योंकि CX बंद ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हैलोजन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता sp3 कार्बन की तुलना में अधिक होती है। तो जब भी विद्युत ऋणता का अंतर होता है बंध में, उस बंध के अंदर ध्रुवीय प्रकृति आ जाती है। ठीक है, तो ध्रुवीय प्रकृति का 2 क्वेश्चन यहाँ फेमस बनते हैं, आप उनको चाहे रट लें चाहे समझ लें। तो एक तो होता है बेटा कि आपको निम्न को, क्वेश्चन यही आता है, निम्न को ध्रुवीय
के बढ़ते क्रम में जमाइए। एक क्वेश्चन तो ये आता है आपके, जिसमें आता है आपके CH3F CH3Cl CH3Br और CH3R। अब आप क्या देखेंगे कि अभी हमने बताया था Q इंटू डी फॉर्मूला है, म्यू का फॉर्मूला क्या देखोगे, Q इंटू डी। तो डी आपको सबसे ज़्यादा, अगर डी से डिसीजन ले तो डी आपको सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रहा होगा, तो बेटा डी आपको CH3I में नज़र आ रहा होगा। तो डी के आधार पर तो इसकी ध्रुवीयता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन विद्युत ऋणता का अंतर तो यहाँ ज़्यादा है ना, तो इसके आधार पर CH3F की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन CH3F की विद्युत ऋणता का अंतर तो ज़्यादा है, यानी Q तो ज़्यादा है, लेकिन बॉन्ड डिस्टेंस बड़ी शॉर्ट है, फ्लोरीन तो छोटा सा ही है, इसलिए CH3Cl का सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये क्रम याद रखना, CH3Cl का होता है और फिर CH3F का होता है। फिर विद्युत ऋणता का अंतर जैसे जैसे कम होता जाता है, बंध की ध्रुवीय प्रकृति भी घटती ही जाती है। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें, MTR है। ये क्रम आपको बहुत बार कंपटीशन के अंदर और सीधे बोर्ड के एग्जामों में भी पूछा जाता है कि CH बॉन्ड की ध्रुवीयता का क्रम क्या होगा। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि CH3 होना तो CH3F का चाहिए, लेकिन यहाँ अधिक बंध लंबाई की वजह से CH3Cl ज़्यादा आ गया, तो फिर CH3I आना चाहिए। यहाँ विद्युत ऋणता का भी अंतर कम है, तो इसलिए ये क्रम प्रैक्टिकली निकल के आता है। CH3Cl की ज़्यादा होती है ध्रुवीयता, फिर CH3F की होती है, फिर CH3Br की होती है और फिर CH3I की होती है। तो ये क्रम को आप अच्छे से दिमाग में मेंशन कर लें। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है जिसको ए नाम दे देते हैं, इसमें ध्रुवीयता पूछी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन किस किस के अंदर कंपेयर कराया जाता है, तो वो भी आप बिल्कुल ध्यान कर लेंगे। ध्रुवीयता का एक क्रम तो ये हो गया, और दूसरा क्रम और मैं बताने जा रहा हूँ, या पूछा जाता है, देखो CCl CH3Cl, फिर है CH2Cl2, फिर है CHCl3 और फिर है CCl4। तो यहाँ अगर आपको ध्रुवीयता का क्रम पूछा जाता है तो इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो 0 हो गए, पर इसका भी हमने देखा ही था सबसे ज़्यादा था। तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा किसका बताना है, CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का, इसमें 2 क्लोरीन बॉन्ड है, फिर इसके बाद इसमें CHCl3 में ज़्यादा निरस्त हो जाते हैं और CCl4 में कम्प्लीटली निरस्त हो जाते हैं। तो इनके लिए भी CH3Cl ही सबसे आगे रहता है द्विध्रुव आघूर्ण के मामले में। तो आपको ये क्रम भी अच्छे से याद कर लेना है। द्विध्रुव आघूर्ण का यही क्रम, 2 क्रम है और 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप ध्रुवीय प्रकृति में अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर बात। चलिए, तो ध्रुवीयता हमने कंप्लीट कर ली। अब ध्रुवीयता के बाद में आपके एक क्वेश्चन आता है जल में विलेयता, दूसरा है गुण है ध्रुवीयता के बाद में विलेयता। तो यहाँ एक फेमस क्वेश्चन जो बनता है वो ही मैं लिखा देता हूँ, सॉल्यूबिलिटी। तो बेटा सॉल्यूबिलिटी को लेके जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, तो उसको अब पहले तो हम यूँ लिख लेते हैं कि भाई विलेय हैं कि अविलेय हैं। तो एल्किल हैलाइड
की ध्रुवीय प्रकृति होने के बावजूद भी, ध्रुवीय होते हैं ना जो जल में विलय होते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति होने के बावजूद यह जल में आंशिक रूप से विलयशील है, आंशिक रूप से मिश्रणीय है। यही है क्वेश्चन भी, से मिश्रणीय मिश्रित होते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको रीजन डाल देना है कि भाई एल्किल हैलाइड जल में आंशिक रूप से मिश्रणीय क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बेटा। तो उसमें एक लाइन का जवाब है, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। भाई जल में कोई चीज़ जभी तो जाएगी जब पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए मिटा दो। तो ये एक क्वेश्चन है जो विलेयता पे बनता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और बनता है किसके ऊपर, क्वथन भौतिक गुण का तीसरा गुण है, वो है क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक पे भी क्वेश्चन बनता है, तो उसका हम लिख लेते हैं क्वथनांक। क्वथनांक जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को लेके क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, जरा अच्छे से देख लो कि क्वथनांक को लेके क्या क्वेश्चन बनने वाला होता है। तो क्वथनांक और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको देखने का एक ही तरीका है, मॉलिक्यूल्स हैं। एल्किल हैलाइड क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और जो ध्रुवीय हैं तो इनके बिटवीन एक डाइपोल अट्रैक्शन अवेलेबल, क्योंकि ध्रुवीय है ना तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान तो दिखाएंगे, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो दिखाते हैं तो उनके मध्य एक वांडरवाल आकर्षण काम करता है, जिसका नाम है द्विध्रुव आकर्षण। क्या नाम है बेटा, द्विध्रुव आकर्षण। तो क्वथनांक निर्भर करता है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले तो कि हमको कॉन्सेप्ट क्या काम में लेना है। ये हमने एल्केन में भी काम में लिया था कॉन्सेप्ट, वो है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडरवाल आकर्षण। वांडरवाल जो आकर्षण होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर।
मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। तो जैसे ही अणुभार बढ़ेगा वैसे ही वान डेर वाल आकर्षण बढ़ेगा और वैसे ही Bp का मान भी बढ़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछे CH3 CH2 Cl, एक ले ले CH3 CH2 CH2Cl और एक ले लेते हैं CH3 CH2 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 और Cl, दिख रहा है ना। तो यहाँ देखिए कार्बन बढ़ रहा है, इधर से इधर तक अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 कार्बन हैं, इसमें 3 कार्बन हैं और इसमें 4 कार्बन हैं। तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है और कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वान डेर वाल आकर्षण बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इधर जाने पर बढ़ रहा है कार्बन बढ़ने से, वान डेर वाल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वान डेर वाल आकर्षण बढ़ रहा है, वान डेर वाल आकर्षण बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब अच्छा हम अब वापस देख लेते हैं। मान लो सब में ही 2 कार्बन है, ये लोग 2 कार्बन है। अब कार्बन लेकिन हेलोजन हमने बदल दिए, तो अब हेलोजन बढ़ने से Cl से ज़्यादा अणुभार किसका होता है, Cl से ज़्यादा अणुभार किसका होता है, Br का। क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। तो अब हेलोजन बढ़ रहा है तो भी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो फिर वान डेर वाल आकर्षण भी बढ़ेगा, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हेलोजन अगर बदले तो भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन एक और क्वेश्चन अगर हम बना लें कि अगर मान लो कार्बन भी समान हो और हेलोजन भी, यदि अणुभार समान हो, यदि अणुभार समान हो, समान हो का मतलब है समावयवी, अणुभार जिनके समान होते हैं वो क्या हो, समावयव में। तो समावयव हो, तो समावयव का मतलब है जैसे एक तो है आपके नॉर्मल पेंटेन, क्या है, नॉर्मल पेंटेन ए नंबर पे, और एक है आपके आइसोपेंटेन। ये आपके आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो गया, और एक आपके बी नंबर, और एक आपके हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। 3 तरह से लिख सकते हैं ना पेंटाइल क्लोराइड को, वैसे तो 8 तरीके से लिख सकते हैं लेकिन यहाँ हमने 3 तरह से लिख दिया। अब देखो इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन और इसके अंदर भी 3 2 5 कार्बन, ठीक है। अब अणुभार तो समान है लेकिन जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगी, इसमें नॉर्मल सीधी श्रृंखला, क्या है, सीधी श्रृंखला, इसमें देखो 1 मेथिल लटक गया और इसमें 2 मेथिल लटक गए। तो अब क्या करते हैं, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहेगा। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू, तो वही वान डेर वाल है, वान डेर वाल आकर्षणीय है। बॉइलिंग पॉइंट तो प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल आकर्षणीय है, लेकिन अब हो गया साइड चेन के
व्युत्क्रमानुपाती, जैसे ही साइड चेन, ये वाली चेन, साइड चेन बढ़ेगी वैसे ही वान डेर वाल आकर्षण घट जाएगा और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें तो साइड चेन ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हो गया नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड का, ठीक है। फिर हो गया आपके आइसो पेंटाइल क्लोराइड का, ये आइसो पेंटाइल क्लोराइड है। और सबसे कम हो गया नियो पेंटाइल क्लोराइड का, नियो पेंटाइल क्लोराइड का सबसे कम क्वथनांक हो गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं क्वथनांक भी आपके क्लियर हो गया। क्वथनांक के बाद अब आपके रासायनिक गुणधर्म पर आ जाते हैं कि रासायनिक गुणधर्म से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एल्किल हैलाइड के। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भौतिक गुण इतने ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो एल्किल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे चलाएंगे अभिक्रियाएं? तो देखो बेटा, एल्किल हैलाइड निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले तो लिख लो कौन कौन सी दिखाते हैं, किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड के द्वारा शो की जाती है। पहली तरह की अभिक्रिया हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, पहली तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, तो ये लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें सबसे पहली है आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और दूसरी तरह की जो अभिक्रियाएं हैं, जिनको NSR भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, NSR बोलते हैं इनको शॉर्ट में। और दूसरी है विलोपन या निराकरण, विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं, जिनको हमने एल्कीन बनाने की विधि में भी पढ़ी थी, विहेलोजनीकरण, बाद में लिख लेंगे पूरा नाम। और तीसरी तरह की अभिक्रियाएं हैं वो है धातुओं के साथ रिएक्शन विद मेटल, यानी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तीसरी तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो ये तीन तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड शो करता है। अब हमें ये तीन तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को ही डिटेल से स्टडी करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो करैक्टर है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का। तो पहला हेडिंग हम डाल लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो तीनों डाल लेना पहले, नंबर 1 टाइप की
नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड दिखा दूँ। तो पहली अभिक्रिया अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहला हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज फर्स्ट हेडिंग, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। अब इनके बारे में क्या, प्रतिस्थापन में आपको पता है ही कि कोई नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा। इस प्रकार की NSR, इस प्रकार की जगह NSR लिख लें, NSR यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक यानी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसको न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते हैं Nu- के द्वारा हो जाता है। जैसे में हम लिख लेते हैं, जैसे आपको नीचे लिखना है, जैसे ये एल्किल हैलाइड है R और X, तो यहाँ से X का तो प्रतिस्थापन होगा और एक नाभिक स्नेही आ गया OH। ये क्या है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। नाभिक स्नेही वो होता भी है जिसपे लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। तो यहाँ X को प्रतिस्थापित कर देगा कौन, OH, और ROH एल्कोहल बन जाएगा और उसकी जगह X- निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही समूह के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बात? चलिए ये बात समझ में आ गई अब आपके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, इसके लिए एल्किल हैलाइड में हैलोजन को अगर बदल दे तो क्रियाशीलता क्या होगी।
तो अगला पॉइंट है एल्काइल हैलाइड की NSR के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो अभिक्रियाशीलता में अगर आपसे बात की जाए तो देखो बेटा, RF से ज़्यादा क्रियाशील होगा RBr, फिर पहले RCl, फिर RBr, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा R। ठीक है, यानी यह अधिक बंध लंबाई है तो जल्दी शीघ्रता से टूटेगा, और शीघ्रता से टूटकर जल्दी से टूटेगा तो जल्दी नाभिक इसने अटैक करेगा। तो ये क्या है, आयोडीन अच्छा छूटने वाला समूह, अच्छा छूटने वाला समूह, गुड लीविंग ग्रुप। इसमें क्या बोलते हैं इसको, गुड लीविंग ग्रुप, लीव करेगा जल्दी, लीविंग ग्रुप है, इसलिए ज़्यादा अच्छा क्रियाशील भी होता है। इस पे भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या क्वेश्चन मिलेगा उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से NSR के प्रति कौन सा अधिक क्रियाशील है। इसमें A है और B है। तो अब बेटा आपको क्या करना है, ये 4 कार्बन एल्काइल हैलाइड तो एक ही है ना, 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल। अब यहाँ ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, यहाँ आयोडाइड जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप हो गया ना ये। और जो इसमें गुड लीविंग ग्रुप आ जाए वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अतः बी ज़्यादा क्रियाशील है किससे, ए से। ऐसे आंसर आप निकाल लोगे कि ए से बी ज़्यादा क्रियाशील है, ए से बी ज़्यादा क्रियाशील हो गया। ठीक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, मिटा दें तो मिटा देते हैं। अब हमने एल्किल हैलाइड के नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशीलता भी देख ली। अब क्रियाविधि किस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, तो इसकी क्रियाविधि भी हमारे सिलेबस में है, और क्रियाविधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। तो NSR अभिक्रिया 2 क्रियाविधियों से संपन्न होती है। NSR अभिक्रिया निम्न 2 क्रियाविधियों से, और ये बड़ी फेमस है, हर टीचर इसको बड़ा इम्पोर्टेंट करा के चलता है। क्रियाविधि से संपन्न होती है। 2 क्रियाविधि हैं इसको संपन्न होने की, पहली है SN1 और दूसरी है SN2। तो इनको हम कल डिटेल से
पढ़ने वाले हैं SN1 से ये अभिक्रिया NSR अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है और SN2 क्रिया विधि में ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। क्रिया विधि के बारे में अंतर भी आ जाता है कि भाई SN1 और SN2 क्रिया विधि में अंतर बताओ। SN1 के प्रति एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता क्या रहने वाला है, SN2 के लिए क्या रहने वाला है, फिर इनके उदाहरण। तो लगभग हमारे 2 लेक्चर इसके अंदर होंगे SN1 और SN2 क्रिया विधि में। बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो बिल्कुल आप पहले से भी एक बार पढ़ के रेडी रहें ताकि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। बेटा थैंक यू, पढ़ते रहिए।